बात आईएनएस अर्नाला की, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और समंदर में भारत की ताकत को बढ़ाएगा। बात भारत के उस एंटी सबमरीन वॉरशिप की करेंगे जो कि दुश्मनों की पाकिस्तान की नींद को उड़ा देगा। भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस अर्नाला आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। ये युद्धपोत हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा, दुश्मन की सबमरीन को पता लगाकर नष्ट करेगा। इसका नाम महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है। लेकिन इसकी खासियत क्या है और भारतीय नौसेना में इसके शामिल होने से हिंद के दुश्मनों की नींद क्यों उड़ी है और जंग के हालात में ये कैसे गेम चेंजर साबित होगा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए। समंदर में उतरा अर्नाला, चीन पाक का सूखा गला। समंदर से होगा भीषण वार, दुश्मनों में मचेगा हाहाकार। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, चीन पाकिस्तान कांपे थर थर। ये समंदर का नया सिकंदर है जो हिंदुस्तान की समुद्री ताकत बढ़ाएगा, हिंद के दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा। चीन पाकिस्तान की सबमरीन को पलक झपकते ही खत्म करेगा। इसका हमला भीषण होगा, दुश्मन को पस्त करेगा, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर डीएक्टिवेट करेगा। नाम है अर्नाला। अर्नाला भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। हिंद महासागर में नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिजाइन किया गया है। ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अर्नाला आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है। अर्नाला को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। विशाखापट्टनम के नेवी डॉक यार्ड में अर्नाला को कमीशन किया गया, जहां कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद रहे। नौसेना में शामिल हुआ अर्नाला दुश्मनों के होश उड़ाएगा। इसकी ताकत देख पाकिस्तान थर्रा जाएगा। इसकी खासियत पर नजर डालें तो अर्नाला की लंबाई 77.6 मीटर है, वजन 1490 टन से ज्यादा है, स्पीड करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस युद्धपोत पर 7 अधिकारियों समेत 57 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें ASW कॉम्बैट स्वीट लगा है जो दुश्मन के हमलों से टकराने के लिए हथियारों को तैयार करेगा, उन पर नजर रखेगा। इस पर 4 तरह के मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं जो जंग के समय युद्धपोत को सही सलामत रखने में मदद करेगा। इस युद्धपोत पर एक RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर रखा है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट फायरिंग करता है। इसके अलावा इस पर 6 हल्के वजन वाले ASW टॉर्पीडो लगाए गए हैं। इस पर 30 मिलीमीटर की एक CRN-91 नेवल गन लगी है। यह एक ऑटोमेटिक गन होती है जो हर मिनट 550 गोलियां दाग सकती है। अर्नाला को तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे लड़ने के लिए बनाया गया है। ये भारतीय नौसेना का वाटर जेट प्रोपल्शन पावर्ड सिस्टम से लैस सबसे बड़ा युद्धपोत होगा, जिसका काम छोटे समुद्री खतरों से निपटना होगा। ये हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ाएगा, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने आईएनएस अर्नाला को समझा, अब आईएनएस अर्नाला की ताकत को हम समझेंगे। इस विषय पर बात करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी जुड़े हैं जो कि पूर्व नेवी ऑफिसर हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भूषण जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अगर बात सबसे पहले आईएनएस अर्नाला को लेकर की जाए, कितना महत्वपूर्ण आईएनएस अर्नाला और कितना, अगर आईएनएस अर्नाला को लेकर बात करें तो ये एडवांस है, क्योंकि इसके एडवांस होने को लेकर ज़्यादा चर्चाएं चलती नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के साथ जो हमने स्थितियां देखी थी, उन स्थितियों में जिस तरीके से S-400 ने एक मिसाइलों को ट्रैक किया और एक ड्रोन को ट्रेस किया और उन्हें नष्ट किया, और अब ऐसे ही आईएनएस अर्नाला को लेकर कहा जा रहा है कि एक पनडुब्बी का पता लगाएगा, उन्हें नष्ट भी करेगा। ये धन्यवाद अभिषेक जी। पहले तो मैं आपको बता दूं जी कि समुद्री जहाज जो हैं, जंगी जहाज, वो कई खतरों से निपटने के लिए होते हैं। सब सरफेस मतलब अंडर वाटर सबमरीन, और सरफेस माने दूसरी शिप्स हैं, और एयर मिसाइल आ रही है हमारे ऊपर जी तो एंटी सबमरीन टाइप के बड़े शिप भी हैं, जंगी जहाज छोटे भी हैं। ये छोटा है 1490 टन, और इसका 8 फुट का ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट क्या होता है? मतलब टॉप ऑफ द वाटर लाइन, जहां वाटर मिलता है जी वहां से लोएस्ट पोर्शन ऑफ द कील,
जी ज्यादा गहरा होगा तो शैलो वाटर में ऑपरेट नहीं कर सकता है। अभी मैं आप एक चीज और बताता हूँ आपको। भारत का क्षेत्रफल जो है 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जी और भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, समझने की बात है, जो जी 200 नॉटिकल माइल है कोस्ट से, वो जो है 2/3 इसका है। छोटा नहीं है, 2/3 इसका है। जी तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक सिक्योरिटी का बड़ा भारी चैलेंज है। क्यों? उसमें हमारे नेवल बेस भी हैं, हमारे पोर्ट्स भी हैं, बॉम्बे हाई जैसे इंस्टॉलेशन जी भी हैं। इन सबको बचाने के लिए ये शेलो, इसको कहा गया है ASW SWC, जी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट। और खासियत क्या है इसमें? जी ये जेट प्रोपल्शन चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोपेलर भी है, पर जी जेट प्रोपल्शन से बड़ी फास्ट मूव कर सकता है। जी क्या होता है, अभी आप देखो पूरी हमारे हिंद महासागर में चीनी सबमरीन आई रहती है हम हर दिन। जी तो क्या होता है कि शेलो वाटर में, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स और 30 मीटर जी डेप्थ तक ये ऑपरेट करता है, और सबमरीन को ढूंढ के ये हिल करता है, जैसे आपने बताया। जी तो ये एक ऑफेंसिव नहीं है, ये एक डिफेंसिव प्लेटफॉर्म है। जी हम कहते हैं ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी तो रेड सी में भी जा सकती है, ओमान में भी जा सकती है, या तो ये भी सकता है, जी पर इसका मेन रोल क्या डिफेंसिव रोल है। 7,500 किलोमीटर का जो हमारा कोस्ट है, ये तो हम स्वर्गीय जनरल CDS साहब रावत साहब कहा करते थे कि 2.5 फ्रंट वॉर, जी पाकिस्तान, चाइना और अंदर के दोस्त दुश्मन आधा। जी मैं इसको अब 2.5 नहीं कहता हूं, मैं इसको 4.5 कहता हूं। जी पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश 3, जी चौथा 7,500 किलोमीटर कोस्ट, और 4.5 आप जो अंदर के दुश्मन है। तो ये जो बड़ा जी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे है, ये लो लो इंटेंसिटी मेरीन ऑपरेशंस के लिए है। जी तो ये बहुत, और इसमें क्या है सबसे बड़ी चीज, मैं तो ये देख रहा हूं, अभी तो 16 बनेंगे। जी 8 बन रहे हैं GRSC कलकत्ता में, 8 जी बन रहे हैं गोवा में। जी ये अरनाला जो है फर्स्ट ऑफ द 16 है, और ये आज हमें कमीशन हुआ है। जी और 8 को, और ये 2026 तक पूरे बन के कमीशन हो जाने हैं। जी और इसके अंदर इंडिजिनस सोनार भी लगी हैं, जी इंडिजिनस टॉर्पीडो भी लगी हैं। जी और मतलब ये है कि मैं तो ये देख रहा हूं कि इसमें तो हमारे पास ऑर्डर्स की भरमार हो जाएगी। जी क्यों? 80% इंडिजिनस कंटेंट है इसमें। जी ऑर्डर्स की भरमार हो जाएगी। छोटी जो कंट्रीज हैं, उनको तो पहले डिफेंस करना है, उनको तो ब्लू वाटर नेवी नहीं बनानी, जी उनको तो डिफेंस पहले पकड़ना है। चाहे गल्फ की कंट्रीज हो, चाहे और अफ्रीका की कंट्रीज हो, और सब 80% इंडिजिनस कंटेंट है। जी तो ये कमाल की चीज इसमें ये है। और GRSC ने क्या किया, ये PPP प्रोजेक्ट है। GRSC ने डिजाइन भी किया है, और LNT शिपयार्ड के साथ चेन्नई में ये बना असेंबल हुआ है। जी जो पूरा हल बना है, असेंबल जी हुआ है। जी जी तो ये काबिलियत क्या होती है, ये वॉरशिप हो, एयरक्राफ्ट हो, ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होते हैं, जी कई चीजें इसमें जुड़ी होती है। आप सबसे बड़ी चीज, ये ट्रूली स्टेल्थ क्राफ्ट है। जी स्टेल्थ कैसे? रेडार क्रॉस सेक्शन लो, जी अकूस्टिक क्रॉस सेक्शन लो। अकूस्टिक माने साउंड। जी समुद्र के अंदर अगर आपको एनिमी सबमरीन ने ढूंढना है, रेडार एनिमी सबमरीन ने, जी उसके बाद सबमरीन के बाद रेडार नहीं है, जी वो आपकी आवाज सुनता है। जी तो लो अकूस्टिक और लो IR माने इंफ्रारेड, लो जी लो होगा तो आप पकड़ने में आसानी, मुश्किल हो जाएगा बहुत। जी तो ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि बिल्कुल सरप्राइज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जी छुपे रहना। जी और तो इसलिए ये जो है बहुत काबिलियत की, बहुत बिल्कुल कमाल की भूषण, जिस चीज तरीके है। से हमने जिक्र किया कि काफी महत्वपूर्ण ये साबित हो जाता है भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की जो सीमाएं हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए। अनुज जी, अगर बात की जाए यहाँ पर भारत को लेकर, जिस तरीके से भूषण जी ने भी इस बात का जिक्र किया, मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि आत्मनिर्भरता की ताकत को INS अरनाला दर्शाता है, बताता है। जिस तरीके से 8 कोलकाता में न बनेंगे, 8 गोवा में बनेंगे, यानी कि पूरी तरीके से स्वदेशी ये INS अरनाला होने वाले हैं। अभिषेक बिल्कुल ठीक है। अब गोवा में बन रहे हैं या कोच्चि में बन रहे हैं, एनीवे इट डज नॉट मैटर कहाँ बन रहे हैं। जी फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे पास 2026 तक 16 इस प्रकार के क्राफ्ट होंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। जी हमने कोस्ट लाइन की 7,500 किलोमीटर की, मैं मानता हूं भूषण जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं मानता हूं कि इसमें उन्होंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है उनको भी शामिल किया है। ये ज्ञान ज्ञान हमें होना चाहिए कि जो भारत की जो टोटल EEZ है
उसका 30% से ज्यादा ईएजएड सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर है। तो भारत की जो वल्नरेबिलिटी है, जी भारत के एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा हाई है। और इसीलिए ये मेरे को लगता है कि इस प्रकार के स्पेस शिप की हमारे को आवश्यकता है। जी दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अब पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, पहली बात, और दूसरी बात चाइना की जो नेवी जिस प्रकार से ऑपरेट कर रही है, सारे टेक्निकल पैरामीटर, जो सारी इसकी खूबियां और सोनार और रेडार सब हमने समझ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल इशू जो मेरे समझ में आ रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान के पास पांच, मेरे ख्याल से 5 या 6 पनडुब्बियां टोटल अभी आज की तारीख में है। उनमें जी से कितनी ऑपरेशनल है कितनी नहीं है, जी ये बात सेकेंडरी है। उसके अलावा वो 8 सबमरीन और तैयार कर रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि वो एक एक साइजेबल सबमरीन फोर्स भारत की इंडियन नेवी के खिलाफ, हालांकि इंडियन नेवी के मुकाबले उनकी नेवी बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा पुराने जमाने की है, बहुत तो वो बात नहीं है। लेकिन उनको ये लग रहा है कि अगर हम अपनी सबमरीन फोर्स को थोड़ा सा ज्यादा मजबूत करेंगे तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे देशों की हमारी आइलैंड टेरिटरीज के ऊपर जी काफी किस्म किस्म की नजरें हैं, तो वो दूसरी बात है। तो जी हमको दोनों को सबमरीन फोर्सेस से बचाने की आवश्यकता है। जी एक और चीज मैं बताता हूं कि जी जब भी जो हमारी इंडियन नेवी के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, हालांकि मैं ये बात से सहमत हूं कि ये एक डिफेंसिव क्राफ्ट है, लेकिन हमारे जो इतने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रख के हो रहे हैं कि भारत का उद्देश्य अब मात्र भारत की कोस्टलाइन की रक्षा करना नहीं रह गया है। जी वी आर ए ट्रू ब्लू वाटर नेवी, जो कि बहुत दूर तक इंफ्लुएंस कर सकती है। पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में हमारा सिग्नेचर है, हमारी वहां तक इंफ्लुएंस है। जी इसी प्रकार से अटलांटिक में हम अपना इंफ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय नेवी को डेवलप करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी की आर्म होती है, और इसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी चीज है, और जैसा कि भूषण जी ने कहा, जी इसको अब ये बना लिया, 2026 तक हमारी रिक्वायरमेंट लगभग हो जाएगी पूरी। उसके बाद हम इस प्रकार के क्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। जी ये बहुत बड़ी ताकत भारत की बनती चली जा रही है। पिछले कई सालों से इस बात को हमने बहुत जबरदस्त इस बात पे जोर डाला है कि हम रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता को हासिल करें, और जी ये आत्मनिर्भरता हम हासिल करने की तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब मेरा मेरा ये मानना है कि हमें आवश्यकता एक और एयरक्राफ्ट करियर बनाने की है। जी हालांकि ये इस डिस्कशन से परव्यू से बाहर की बात है, लेकिन मेरा, क्योंकि मैं ये बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं, जी इसलिए मैं इस बात को कहने से अपने आप को रोक नहीं सका। लेकिन 16 ऐसे इस प्रकार के क्राफ्ट्स आने के बाद हम रीजनेबली श्योर्ड हो जाएंगे अपनी आइलैंड टेरिटरीज और बिल्कुल अपनी लॉन्ग कोस्ट लाइन की बिल्कुल सुरक्षा अनिल जी, के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मजबूती जो है वो नजर आएगी सीमाओं पर। भूषण जी, दूसरी ओर अगर बात करें, जिस तरीके से आपने भी पहले जिक्र किया, जो हमारी कंट्रीज हैं आसपास के, यानी कि पड़ोसी देशों को लेकर बात करें, उनकी मंशा जो है भारत को लेकर ठीक नहीं है, चाहे पाकिस्तान को लेकर बात करें चाहे चीन को लेकर बात करें। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है उसके आगे आईएनएस अर्नाला किस तरीके से टिकता हुआ नजर आता है, किस तरीके से खड़ा नजर आता है भूषण जी? डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है फौज में हम लोगों को भी, और मैं जी समझता हूँ हमारे हमारे नागरिकों को भी, कि डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, हमारे डीआरडीओ है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव कर दिया है जी कि हम जो है राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जाम और चीज बताना चाह रहा था। जी अभिषेक जी देखिए, जी ये इसमें कम से कम 10-12 डीआरडीओ लैब्स इसमें काम में आई हैं जी बनाने में। जी गन अलग से है, स्टील मेट्रोलॉजी लेबोरेटरी अलग से है, और टॉर्पीडो इंडस्ट्रियल विशाखापट्टनम अलग से है, सोनार एनपीओएल अलग से है। 10-15 लेबोरेटरीज काम में आई हैं इसको करने के लिए, जी और आती हैं। शिप, जी वॉरशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, मिनी मिनी पोर्ट है, सिटी है। और जैसे जनरल साहब कह रहे थे, ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या है? अगर आपका जैसे सिंदूर में 36 वॉरशिप हमारे नियर कराची खड़े हुए थे, समझो पूरा इंडिया वहां पहुंचा हुआ है, हमारा किला वहां पहुंच गया है ना? ये मतलब नेवी का है। वो कहते हैं नेवी में, ही हु रूल्स द सीज रूल्स द वर्ल्ड। जी अंग्रेज भी आए, वो सी के बहाने कंट्रोल कर गए। आज हम दूर के सोचे, 140 करोड़ आबादी है, और 15-20 साल में हमने वर्ल्ड पावर अगर बनना है,
तो हमारी एबिलिटी टू प्रोजेक्ट पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड होनी चाहिए। उसके पहले डिफेंस भी जरूरी है, डिफेंस का पॉइंट। मैं एक और सिस्टम वाला पॉइंट आपको मैं दे रहा हूं। अभी देखिए, एक होता है P8I एयरक्राफ्ट से भी हिडन सबमरीन को चेक करते हैं। देखिए ना, जब ये चील होती है ना, चील चील को अपना शिकार ढूंढने के लिए हवा में चली जाती है, जी तो नीचे का दिखता है। तो जी P8I एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो छुपी सबमरीन को ऊपर जाके, सबमरीन के चलने से वाटर में टर्बुलेंस होगा, उसको पकड़ती है। तो मतलब सब कहने का मतलब क्या है, कई चीजें काम कर रही हैं, कई सबमरीन्स काम जी कर रही हैं, कई शिप्स काम कर रही हैं, या अरनाला टाइप की शिप्स काम कर रही हैं। इन सब का इंटीग्रेशन, जैसे अभी सिंदूर में क्या हुआ, ये भी उसके मिसाइल, अगर उसकी ड्रोन आई पाकिस्तान की तो इस गन से उड़ा दिया, जी अगर उसकी मिसाइल आई तो S-400 से उड़ा दिया, आकाश से उड़ा दिया। जी ये इंटीग्रेशन जी स्प्लिट सेकंड डिसीजन मशीनें करती हैं। जी तो इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम जो है विद इन द शिप जी और विद अदर शिप्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद द शिप विद अदर शिप्स, ये इंटीग्रेशन दूसरी एयरक्राफ्ट, दूसरी फ्लीट की शिप से कोऑर्डिनेट करना, ये काबिलियत बड़ी सटल काबिलियत है। इसको पकड़ने के लिए ये भी बड़ी, हर कंट्री के पास नहीं है। तो ये चीजें भी हैं, खाली स्टील स्टेल्थ वो जी शिप के अंदर है, जी कॉम्बिनेशन। तो मतलब ये है कि, पर मेरे को एक चीज से फिर भी दुख होता है जी कि हमारा स्पीड हमको बहुत बढ़ानी पड़ेगी। जी आज भी 70% हमारा जो है आर्मामेंट हम इंपोर्ट करते हैं। जी ये अच्छी बात है, हम कर रहे हैं, जी और इससे ये पाकिस्तान तो खैर ठीक है, उसको चीन सपोर्ट करने वाला है। हम कहते हैं चीन चीन को भी छक्के छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है, जी ऐसा नहीं है। जी हमें बहुत मजबूती पकड़नी पड़ेगी। जी आपने सुना होगा, हमारे एयरफोर्स चीफ ने भी कहा कि हमारा कल्चर इंडिया में क्या है, जैसे अभी आप देख रहे हो अभी, अरे ट्रम्प के कहने पे आपने, वो टॉपिक दूसरा है, ट्रम्प के कहने पे आपने कैसे सीज फायर कर दिया। एक दूसरे की टांग खींचने में हम ज्यादा मशगूल है। जी अरे आप कंट्री को आगे बढ़ाना है, जब इतनी कंट्रीज में डेलीगेशन गई है, थरूर साहब गए, शिवसेना के भी लोग गए, आरजेडी के गए, मिलजुल के आप करो, सॉल्व बिल्कुल करो प्रॉब्लम। और बिल्कुल ये खत्म होने वाले नहीं है, आप जी देखना, अगले 4-5 साल इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है जी सिक्योरिटी के हिसाब से। जी तो हम बिल्कुल सेलिब्रेट करें, बिल्कुल सेलिब्रेट करें, पर बहुत बिल्कुल, फ्री और पकड़े भूषण जी और बिल्कुल ठीक कहा कॉपरेट आपने, और करें। यही वजह हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं वो और भी ज़्यादा सुरक्षित होनी चाहिए, और इसी दिशा में काम जो है लगातार किया भी जा रहा है। अनुज जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात यहाँ पर की जाए भारत की सीमाओं को लेकर, तो जिस तरीके से भारत लगातार अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है और इसमें आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इससे पहले भूषण जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके से INS अरनाला भारत में पूरी तरीके से बन रहा है, ये एक बिजनेस मॉडल भी है। यानी कि भारत आप केवल हथियारों को खरीदता नहीं है, बल्कि अब भारत हथियारों को बेचता भी है। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? विषय की यही बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी जी आपको। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोग एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, जी लेकिन कुछ चीजें, जैसे मान जी लीजिए हमने ब्रह्मोस एक्सपोर्ट किया, फिलीपींस को दिया, वियतनाम को दिया, या और इंडोनेशिया चाहता है उसको लेना। लेकिन अभी भी हमारे को अपनी खुद की सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, उसमें आत्मनिर्भरता को पाने के लिए काफी समय बाकी है। जी हमें अभी अभी मेरा ये मानना है कि अभी हमें पहला जो स्टेप मॉडर्नाइजेशन का फोर्सेस के, देखिए, आप ये बार बार हमने इस बारे में बात करी कि हमने सीज फायर क्यों किया, ये है वो है। हमको इस बारे में एक चीज और देखनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम है, और हमको ये देखना चाहिए कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में क्या क्या इजाफे करने की आवश्यकता है, ताकि हम डिसाइसिव बैटल को ऑन ग्राउंड अंजाम दे सकें। इसलिए आवश्यक है दो चीजें: कॉन्टिन्यूअस और रैपिड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पहला, और दूसरा जी आत्मनिर्भरता आर्म फोर्सेस की इसके अंदर में। तो ये जो दो डिफेंस कॉरिडोर बनी है, देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता मैं आपको बताऊंगा अभिषेक, राजनीतिक इशू नहीं है, लेकिन जो हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम, या डिफेंस का जो ऑर्डर्स कर देने का सिस्टम होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जी उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेटिक हैंडल्स लगे हुए हैं जिनकी वजह से आपको
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमको पेंगांग सो लेक जो कि लद्दाख में है, उसके लिए कोई फास्ट क्राफ्ट चाहिए थे, जो कि उसमें तेजी से उस लेक, वो बहुत लंबी 300-350 किलोमीटर की लेक है, उसमें चल सके, वो आ सके, और फास्ट ट्रैक, वेरी फास्ट अप्रूवल करवा करके हमने उसको प्रोक्योरमेंट किया। उसमें 3.5 साल, 2.5-3 साल लगे लगभग। इशू इज नॉट कितने लगे, फैक्ट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स में और वो जो हॉक्स बैठे हुए हैं उनको साइडलाइन करने में, आप जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं अभिषेक, जी उस समय आप L1 और B1 और T1 बिल्कुल और C1 नहीं कर सकते। बिल्कुल आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कहेंगे कि सबसे सस्ता जहाज कौन सा है, आप राफेल न लेकर के, और जो JF-17 या BF-13 या 2, ये नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये जो इम्पेडिमेंट्स बिल्कुल हैं, ठीक है अनुज जी, मुझे लगता आपने है कि एक मिनट राष्ट्रीय एक मिनट सुरक्षा की बात